Hello friends, here I am Akshay Gupta and welcome to Let's Crack It. So today is our discussion 5th of NCERT Geography Class 7th. तो देखते हैं आगे। सी आप लोग देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर चैप्टर 5th मतलब वाटर। 4 चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हमारा डिस्कशन 5th है मतलब चैप्टर 5th जो कि है वाटर मतलब पानी। तो चलते हैं आगे। तो जैसे ये चैप्टर 5th है वाटर, इससे पहला पॉइंट लिखा हुआ है द प्रोसेस बाय विच वाटर continually changes its form and circulates between oceans, atmosphere and land is known as water cycle। मतलब क्या हुआ, वो प्रोसेस जब पानी अपनी फॉर्म कंटिन्यू चेंज कर रहा है ओशंस में, एटमॉस्फेयर में, लैंड पे, तो उसको बोलेंगे हम लोग वाटर साइकिल। अब आप लोग इस वाली फोटो में देख सकते हैं कि ये पानी है। सूरज की जब धूप पड़ी पानी पर तो वो वाटर वेपर बनकर वाटर वेपर में कन्वर्ट हुई जिसको हम बोलेंगे इवेपोरेशन। साथ ही बादल बने। बादल जब बहुत ज्यादा घने हो गए, डेंस हो गए, तो वो कंडेंसेशन में कन्वर्ट हुआ। कंडेंसेशन से जब वापस बारिश हो गई, प्रेसिपिटेशन। कुछ जो पानी है वो जमीन ने सोख लिया, कुछ वापस नहरों में चला गया जिसको हम बोलेंगे परकोलेशन। अब क्या होता है कि जो पेड़ की पत्तियां हैं, पेड़ की पत्तियों से भी पानी वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है धूप की वजह से, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। और वो भी बादल में कन्वर्ट होते हैं और फिर बारिश हो जाती है। ओके। मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स। तो फ्रेश वाटर के ये कुछ सोर्सेस हैं, जैसे रिवर्स हो गई, पॉन्ड्स हो गए, ग्लेशियर्स हो गए। The water of ocean is salty or saline as it contains large amount of dissolved solids। जो ओशंस का पानी होता है, समुद्र का जो पानी होता है वो सॉल्टी होता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट जो है, नमक जो है वो घुला हुआ है। और नमक कौन सा घुला हुआ है? जो हम लोग अपने खाने में यूज करते हैं, दैट इज सोडियम क्लोराइड। ओके। नेक्स्ट लिखा हुआ है salinity is the amount of salt in grams present in per liter of water। मतलब क्या हुआ, salinity वो अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो 1 लीटर पानी में घुला हुआ है, उस क्वांटिटी को हम लोग सैलिनिटी बोलेंगे। ओके। नेक्स्ट लिखा हुआ है डेड सी इन इजराइल हैज सैलिनिटी ऑफ 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर। मतलब डेड सी में, जो इजराइल में जो डेड सी है उसकी सैलिनिटी 340 ग्राम्स पर लीटर है। मतलब 1 लीटर पानी में 340 ग्राम नमक घुला हुआ है। इसी वजह से जो स्विमर्स होते हैं वो वहां पर डूबते नहीं है, वो ऊपर तैरते रहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा सॉल्ट कंटेंट है। और सॉल्ट कंटेंट की वजह से जो पानी हो जाता है वो बहुत ज्यादा डेंस हो जाता है, जिस वजह से स्विमर्स उसमें फ्लोट करते हैं और डूबते नहीं है। ओके। एक बार वाटर साइकिल दोबारा समझ लेते हैं क्या था। रिवर्स में पानी है, धूप की किरणें पड़ी, वाटर वेपर में कन्वर्ट हुई, या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वाष्प, उसमें कन्वर्ट हुई। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन। बादल बने, बादल बहुत ज्यादा जब डेंस हो गए, बहुत सारे बादल मिल गए, तो हम बोलते हैं काले बादल आ गए, तो वो होता है कंडेंसेशन। बारिश का होना, प्रेसिपिटेशन। कुछ जो पानी है वो जमीन सोख लेती है, कुछ जो पानी बचता है वो वापस हमारे रिवर्स में, ओशंस में चला जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं परकोलेशन। उसके बाद जो पेड़ होते हैं, पेड़ों की पत्तियों से भी पानी का वाष्प बनता है या वाटर वेपर्स बनते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ओके। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है जैसे देर आर 5 ओशंस इन द वर्ल्ड। 5 ओशंस हैं पूरे वर्ल्ड में। इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन, सदर्न ओशन। अब आप लोग देख सकते हैं इंडियन ओशन कुछ ट्राइंगुलर है शेप में, देखिए ये, फिर ये यहाँ पर और ये, ठीक है। तो ये कुछ ट्राइंगुलर है शेप में इंडियन ओशन। अटलांटिक ओशन कुछ एस शेप का है, ये देखिए आप सकते हैं आप लोग, कुछ एस शेप का है। पैसिफिक ओशन ये पूरी सब धरती सर्कुलर शेप में आएगी, तो इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, तो ये कुछ सर्कुलर है शेप में। आर्कटिक ओशन ऊपर है और सदर्न ओशन अंटार्कटिका के पास है। ओके। तो चलते हैं आगे। तो जैसे हमारे पास ये अगले में लिखा हुआ है
The movement that occurs in oceans can be broadly categorized as waves, tides and currents. मतलब ओशंस में जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, मतलब ओशन के वाटर में जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, उनको हम तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, तो तीन तरह से डिफरेंट तरीके से बता सकते हैं, जैसे वेव्स, टाइड्स और करंट्स। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है 22 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे। तो 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। फिर लिखा हुआ है व्हेन द वाटर, वेव्स में लिखा हुआ है व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ ओशन rises and falls alternatively, these are called waves। मतलब जब ओशन के सरफेस पर जो पानी है वो ऊंचा उठता है गिरता है, ऊंचा उठता है गिरता है, जिनको हम लोग लहरें भी बोलते हैं, वो होती हैं वेव्स। फिर लिखा हुआ है वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड्स स्क्रेप अक्रॉस द ओशन सरफेस। विंड्स कब बनती हैं? जब हवाएं जो होती हैं वो ओशन की तरफ बहुत ज्यादा बहती हैं या ओशन की तरफ, ओशन सरफेस की तरफ बहती हैं, तब हमारी वेव्स बनती हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है द स्ट्रोंगर द विंड ब्लोस द बिगर द वेव फॉर्म्स। मतलब क्या हुआ, जितनी तेज हवा होगी उतनी ही बड़ी वेव बनेगी। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है सुनामी इज अ जापानीज वर्ड। सबसे पहली बात तो सुनामी एक जापानीज वर्ड हो गया, जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स। हार्बर क्या होता है? जहां पर सी आकर जहां पर शिप्स आकर रुकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग हार्बर, जिसे आप लोग हिंदी में बोल सकते हैं किनारा, समथिंग टाइप। तो सुनामी एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है हार्बर वेव्स। हार्बर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जब भी सुनामी आती है। ओके, तो चलते हैं आगे। तो देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट में टाइड्स, द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड। मतलब क्या हुआ, दिन में दो बार पानी बहुत ज्यादा ऊंचा उठता है और बहुत ज्यादा नीचे गिरता है, उसको बोलते हैं हम लोग टाइड। नेक्स्ट लिखा हुआ है इट इज हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल। तो हाई टाइड होता है कब? जब पानी जो होता है वो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत काफी शोर कवर कर लेता है सबसे ऊंचा उठकर। शोर मतलब होता है किनारा, तो किनारे तक पानी बहुत ज्यादा पहुंच जाता है। फिर लो टाइड, जब पानी सबसे कम लेवल पर होता है और जो लेवल होता है या जो जहां तक पहुंचना होता है उसे शोर तक, वहां तक नहीं पहुंच पाता है, वहां से बहुत पहले ही वो वापस आ जाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय सन एंड मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉजेज द टाइड्स। अब टाइड्स कैसे बनती हैं? ग्रेविटेशनल पुल लगता है सन का और मून का, दोनों का अर्थ सरफेस पर। सन और मून दोनों के पास अपना ग्रेविटेशनल पुल है, वो दोनों अर्थ सरफेस पर अपना ग्रेविटेशनल पुल लगाते हैं, जिस वजह से टाइड बनता है। अब देखिए नीप टाइड क्या होता है? व्हेन अर्थ इज इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, जब मून जो है वो अपने पहले और आखिरी क्वार्टर में हो। द ओशन वाटर्स गेट ड्रॉन इन डायगनली अपोजिट डायरेक्शंस बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड अर्थ रिजल्टिंग इन लो टाइड। तो जो ओशन वाटर है वो दोनों तरफ से खिंचता है, सन की तरफ से भी और अर्थ की तरफ से भी, जिस वजह से नीप टाइड बनता है। इसको इस तरह समझिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करिए एक लड़की के दो आशिक है, ठीक है, तो दोनों आशिक एक एक हाथ पकड़कर खींच रहे हैं लड़की का, तो लड़की किस तरफ जाएगी? वो तो कहीं भी नहीं जा पाएगी ना। इसी तरह से अब आप लोग इस वाली फोटो में देख सकते हैं, ये अर्थ है, मून भी अर्थ पर अपना ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है और सन भी अपना ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है, लेकिन दोनों की तरफ, दोनों ही इतने ज्यादा पुल, ग्रेविटेशनल पुल लगा रहे हैं कि ओशन वाटर बेचारा फंस गया है बीच में, जिस वजह से नीप टाइड हुआ है। ओके, फिर है नीप टाइड हैव लोअर हाई टाइड एंड हायर लो टाइड। नीप टाइड में पानी बहुत कम ऊपर उठता है और नीचे ज्यादा जाता है। ओके, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है द वॉटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून, धरती पर जो पानी है मून के क्लोज, गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉजेस हाई टाइड। अर्थ की सरफेस पर जो पानी है, मून जब पास में होता है
तो मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो ज्यादा खींचती है, जिस वजह से हाई टाइड बनते हैं। अब लिखा हुआ है when sun, moon and earth are in the same line and tides are highest, these tides called spring tides. जब सन, मून, अर्थ तीनों एक ही लाइन में हो तो टाइड सबसे ज्यादा होंगे। ओके, जैसे न्यू मून के टाइम पे और फुल मून के टाइम पे। फुल मून होता है जब हमें पूरा चांद दिख रहा है, और न्यू मून जब अमावस होती है, मतलब जब हमें बिल्कुल चांद नहीं दिखता है, तब होता है न्यू मून। तो सन, अर्थ और मून तीनों एक ही डायरेक्शन में है, एक ही लाइन में है। अर्थ, मून जो है वो अर्थ की सरफेस को या अर्थ के पानी को अपनी तरफ ज्यादा खींचता है, जिस वजह से हाई टाइड बनता है। ओके, स्प्रिंग टाइड में हायर हाई टाइड होते हैं और लोअर लो टाइड्स होते हैं। मतलब पानी ऊंचा ज्यादा उठता है और नीचे बहुत कम जाता है। ओके, तो चलते हैं आगे। तो जैसे नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारे पास, हाई टाइड हेल्प इन नेविगेशन। तो ऑफकोर्स ही बात है, हाई टाइड नेविगेशन में हेल्प करेगा। नेविगेशन मतलब क्या होता है, जब हम लोग किसी शिप पर हैं तो, और हाई टाइड आई मतलब पानी का लेवल बहुत ऊंचा उठा, तो वो आराम से शोर के पास पहुंच जाएगा, तो हमारा शिप भी शोर के पास आराम से पहुंच जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है, दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर्स। और यही हमने पढ़ा है, यही हमने बताया अभी कि जो वाटर लेवल होगा शोर के पास बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। दिस हेल्प्स द शिप्स टू अराइव एट द हार्बर मोर इजीली। तो ये हेल्प करेगा शिप को कि वो हार्बर पर आसानी से पहुंच जाए। नेक्स्ट लिखा हुआ है, हाई टाइड्स आल्सो हेल्प इन फिशिंग। ऑफकोर्स ही बात है, क्योंकि हाई टाइड्स आएंगी तो बहुत सारी मछलियां टाइड्स के साथ मतलब पानी के साथ आएंगी, इस वजह से फिशिंग में भी हेल्प होगी। नेक्स्ट लिखा हुआ है, द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर्स ड्यू टू टाइड्स इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेस। तो राइज एंड फॉल मतलब पानी ऊपर उठ रहा है नीचे गिर रहा है, टाइड्स की वजह से इससे भी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है काफी प्लेसेस पर। नेक्स्ट लिखा हुआ है, ओशन करंट्स। अब ओशन करंट्स क्या होते हैं? Ocean currents are streams of water flowing constantly on ocean surface in definite direction. तो ओशन करंट से कुछ पानी की स्ट्रीम्स हो गई जो कॉन्स्टेंटली ओशन सरफेस पर बहती रहती हैं एक ही डायरेक्शन में। ओशन करंट्स गर्म भी होती हैं और ठंडी भी होती हैं। सिंपल चीज बोल सकते हैं, पानी के ऊपर बहने वाली हवाएं, तो वो गर्म भी होती है ठंडी भी होती हैं। अब गर्म हवाएं कहाँ होंगी? जहां पर सन बहुत ज्यादा होगा, मतलब सूरज की किरणें बहुत ज्यादा पड़ रही होंगी। और ठंडी कहाँ होंगी? जहां पर सूरज की किरणें ज्यादा नहीं होंगी। अब जैसे वार्म ओशन करंट्स होंगी हमारी नियर द इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर के पास ही बहुत ज्यादा धूप होती है। और कोल्ड ओशन करंट्स हमारी पोल्स की तरफ होंगी। तो यही लिखा हुआ है, वार्म ओशन करंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास वार्म ओशन करंट्स होंगी एंड मूव टुवर्ड्स द पोल्स। ये चीज अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ी थी कि गर्म हवाएं जो होती हैं वो हवाएं जो होती है जब वो गर्म हो जाते हैं तो ऊपर उठ जाती हैं, है ना। तो ऊपर होगी तो ठंडी हवाओं की तरफ जाएंगी और ठंडी हवा वापस से उनकी प्लेस ले लेती हैं। इसी तरह से जब इक्वेटर के पास गर्म हवाएं होंगी, वार्म ओशन करंट्स होंगे, तो वो ऊपर उठ जाएंगी पोल्स की तरफ। नेक्स्ट लिखा हुआ है, द कोल्ड करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर एरियाज टू लोअर लैटिट्यूड्स। अब कोल्ड करंट्स मतलब कोई ठंडी हवाएं, तो वो पानी को लेके पोलर एरियाज से नीचे लोअर लैटिट्यूड्स या इक्वेटर की तरफ आएंगी। ओके, तो चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है, द लैब्राडोर ओशन करंट इज अ कोल्ड करंट। ये एक करंट का नाम है, सिंपल सी चीज। और गल्फ स्ट्रीम एक वार्म करंट है। द ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशंस ऑफ द एरिया। अब जो ओशन करंट है वो इन्फ्लुएंस करता है कि एक एरिया की टेम्परेचर की कंडीशंस कैसी हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, वार्म ओशन करंट्स ब्रिंग्स वार्म टेम्परेचर ओवर द लैंड सरफेस। ये भी ऑफकोर्स सी बात है भाई, जब गर्म हवाएं चलेंगी तो टेम्परेचर भी वहां का गर्म हो जाएगा। द एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड एंड मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर नेविगेशन। अब जहां पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जहां पर गर्म और ठंडी करंट्स या ठंडी हवाएं दोनों मिलती हैं, वो
फिशिंग के लिए तो सबसे अच्छी जगह है, लेकिन बहुत नेविगेशन के लिए बहुत डिफिकल्ट है। जैसे जापान हो गया या नॉर्थ अमेरिका का ईस्टर्न कोस्ट। ओके, तो सीज अराउंड जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल्स। तो चलते हैं आगे। तो यहीं तक थी हमारी वीडियो आज की। थैंक यू गाइज, या फिर ये बोल सकते हैं कि डिस्कशन 5th हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है, वाटर चैप्टर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।